अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग देखने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर में जो केस लॉस दिया गया है उस केस लॉस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके मई 2016 और नवंबर 2016 एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाता है। इन केस लॉस को बताते वक्त मैं आपको कुछ जानकारियां दे देना चाहूँ। यहाँ पर केस लॉस में हम लोग साइटेशंस को भी याद रखेंगे और साथ में मैं इस केस लॉस को बड़ी ही फास्ट ट्रैक मोड में आपको बताऊंगा, इसलिए आपको जहाँ पर भी डाउट लगे बैक करके आप सुन लोगे। और तीसरी बात कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। और चौथी बात, जैसे ही मैं किसी केस लॉस को खत्म करता हूं आप उसके बाद खुद से एक बार जरूर से रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। इशू अंडर कंसिडरेशन कि आखिर क्वेश्चन क्या था, केस क्यों हुआ आखिर, और दूसरा किस किस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपना पहला केस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जापान एयरलाइंस का केस। हमारा सबसे पहला केस है जापान एयरलाइंस का केस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगापुर एयरलाइंस का केस। ये सारा का सारा मामला था लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज पर। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज क्या होता है? एयरलाइंस कंपनी से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक चार्ज कलेक्ट करती है, उसके बदले में फैसिलिटीज देती है उनको लैंड करने का और पार्क करने का। इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज देती है। तो एयरलाइंस कंपनी जो चार्ज करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, क्या वो चार्ज जो होगा वो रेंट के नेचर का है? और अगर रेंट के नेचर का है तो ऑब्वियसली कि उस पर टीडीएस कटेगा सेक्शन 194I के तहत। तो हम लोग यहाँ पर इन केसेस को ध्यान से देखते हैं। जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड ये आपके मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसके साथ साथ आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एक और जजमेंट याद रखना है, यूनाइटेड एयरलाइंस का केस, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान की मान लो एक लड़की है और सिंगापुर का लड़का है, दोनों कहाँ पर गए, दोनों कहाँ पर मिले? तो यूनाइटेड स्टेट में मिले। कैसे गए थे यूनाइटेड स्टेट? तो हवाई जहाज से गए थे, जाहिर सी बात है। तो एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस करके आपको याद रखना है। और जब ये जापान का लड़का और सिंगापुर की लड़की ये लोग कहाँ पर मिले? यूनाइटेड स्टेट में मिले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के बीच में क्या हुआ होगा अच्छे तरीके से आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन लोगों ने फिर सोची शादी कर लेते हैं। तो हिंदी मूवी में ये कहानी अक्सर होती है, इसकी वजह से ये सोचा कि यहाँ पर इस कहानी को हमारा अच्छा सबसे ज़्यादा तब रहेगा जब हम इंडिया चले जाएं। तो इंडिया में पहले वो लोग मद्रास में गए और साउथ इंडियन स्टाइल में शादी की। उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब उन्होंने जो अपने हिंदुस्तानी स्टाइल से, नॉर्थ इंडियन स्टाइल से उन्होंने शादी करने वो गए, तो उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, 2015 की कहानी है, यानी कि 2015 का आपका केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो भी लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज होता है उसको रेंट नहीं माना जा सकता है 194I में टीडीएस काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एयरलाइंस कंपनी को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज बोलकर तो चार्ज लिया जाता है, लेकिन वहां पर केवल उसको लैंड करने की और पार्क करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, उसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज का लिस्ट बताया। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कई सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है, इसीलिए केवल रेंट करके क्लासिफाई करना यहाँ पर उचित नहीं है। आपकी सिलेक्टेड केसेस की किताब में जापान एयरलाइंस का जो केस दिया गया है, जापान एयरलाइंस कंपनी का, दिल्ली हाई कोर्ट का और यूनाइटेड एयरलाइंस का, इन लोगों ने बोला था कि रेंट होगा और अकॉर्डिंगली टीडीएस काटा जाएगा। इन लोगों ने बोला था कि भले ही किसी नाम से पुकारा जाए, लेकिन 194I के लिए रेंट का जो डिफिनेशन होता है वो काफी ब्रॉड लिया जाएगा। और क्योंकि रेंट का डिफिनेशन काफी ब्रॉड लिया जाएगा, इसकी वजह से रेंट बोलकर यहाँ पर टीडीएस काटना जरूरी है। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस ने जो लिमिटेड था, सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा था, साउथ इंडियन के पास बहुत दिमाग होता है। तो आपको पता है मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 194I के तहत आपको यहाँ पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल रेंट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है, मतलब केवल जो है कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को गौर किया कि कभी भी किसी चीज को जब रेंट पे देते हैं तो प्रॉपर्ली कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होता है, और सिस्टमैटिक यूज ऑफ लैंड के लिए वहां पर क्राइटेरिया बताया गया रहता है प्रीमाइस को या लैंड को यूज करने के लिए। तो सिंगापुर एयरलाइंस ने यही बेस लेते हुए कहा था कि 194I में लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज को रेंट बोलकर टीडीएस नहीं काटा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
जो सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का जो केस था उसको अपहेल्ड करते हुए और जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड यूनाइटेड एयरलाइंस का केस जो था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको ओवररूल करते हुए जजमेंट दिया। और जजमेंट में साफ साफ किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर 194I के तहत लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज को रेंट बोलकर आप टीडीएस नहीं काट सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस की, मेघालय स्टील्स लिमिटेड शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसके साथ साथ आपको एक और केस याद रखना है जो कि आपकी सिलेक्टेड केस की किताब में दिया गया है और यहाँ पर ये केस ओवररूल हो गया। ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, दीपक कुमार गर्ग। ठीक है, तो ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शिवदेव सिंह है, तो यानी कि शिवदेव सिंह एक सन ऑफ सरदार था। शिवदेव सिंह कौन था? सन ऑफ सरदार था। उसकी वाइफ थी सोनाक्षी और सोनाक्षी का भाई एमपी में रहता था, उसका नाम था दीपक कुमार गर्ग। जो सोनाक्षी का भाई था वो कहाँ रहता था? एमपी में रहता था। दीपक कुमार गर्ग उसका नाम था। ये जो शिवदेव सिंह था वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के मंदिर का दर्शन करने के लिए वो मेघालय जाना चाहता था, लेकिन बीच में हर बार जब भी वो घर से निकलता था ये सोनाक्षी छींक देती थी और छींकने की वजह से इसको लगता था कि ये अशुभ कुछ है, इसकी वजह से वो नहीं जाता था, मेघालय नहीं जाता था। ठीक है, तो क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि सोनाक्षी छींक देती थी। जब जब ये छींका करती थी तब तब इसका मन करता था कि स्टील के रड से सोनाक्षी का सर फोड़ दे, इसकी वजह से ये नहीं जा पाता था। तो फाइनली इसने फैसला ले लिया कि अब मैं कभी मेघालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, शिवजी के दर्शन करने के लिए मेघालय ना जाके अपने मोहल्ले के मंदिर में ही ये पूजा किया करता था। एक दिन सलमान खान का काम धाम नहीं चल रहा था तो वो इसके पास पहुंचा। ये कौन था? शिवदेव सिंह, जो पंजाब में रहता था, वो सलमान खान का दोस्त था। तो सलमान खान बोला यार बड़े दिन हो गए शिवजी के दर्शन नहीं किए, चलो हम लोग मेघालय चलते हैं, चलो हम लोग मेघालय चल के शिवजी के दर्शन करते हैं। तो फिर ये शिवदेव सिंह ने पूरी की पूरी कहानी सुना दी और पूरी की पूरी कहानी जब इन्होंने सुना दी तब फिर सलमान खान बोलता है कि कोई तू सलमान खान थोड़ी है कि तूने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तू अपने आप की भी नहीं सुनता, तू अपने आप की सुन सकता है। मतलब तेरे पास इनहेरेंट पावर है, तेरे पास इनहेरेंट पावर है कि तू अपने जो डिसीजन होते हैं उसको मेरिट पर रिव्यू कर सकता है, अपने डिसीजन को मेरिट पर रिव्यू कर सकता है, तेरे पास ऐसा पावर है। ऐसा कहा सलमान खान ने। तू सलमान खान थोड़ी ना है कि तू कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। अकॉर्डिंगली तो इन दोनों ने जाने का फैसला ले लिया कि अब हम लोग चलते हैं मेघालय। अब सोनाक्षी बीच में छीकेगी भी तो उसको स्टील के रड से उसका सर फोड़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे। बस इस बात पे सोनाक्षी को आ गया गुस्सा और उसने अपने भाई को फोन लगाया, दीपक कुमार गर्ग को। तो दीपक कुमार गर्ग फ्लाइट पकड़ के जल्दी से पहुंच गया पंजाब और पंजाब जैसे ही पहुंचा तो ये बीच में रुकावट बनने के लिए दीपक कुमार गर्ग आ गया। तो दीपक कुमार गर्ग जो है इसको सलमान खान ने बस एक बॉक्सिंग दिया और दीपक कुमार गर्ग जो है बेहोश हो गया। इसका मतलब कि ये डिसीजन ओवररूल हो गया, दीपक कुमार गर्ग का डिसीजन जो है वो ओवररूल हो गया। और यहाँ पर हमारी कहानी से जाहिर है आपने क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि डज हाई कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू रिव्यू ओन ऑर्डर ऑन मेरिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाँ हाई कोर्ट के पास पावर है, अपने ऑर्डर को मेरिट पर रिव्यू कर सकता है बशर्ते कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है कि ये डिसीजन लिया तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 215 देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 215 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट मात्र एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। हाईकोर्ट क्या होता है? मात्र एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल रिकॉर्ड देखेगी और रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट फैसला सुनाती है, अपना भेजा अप्लाई नहीं कर सकती है, अंधा कानून। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हाईकोर्ट और वो सिर्फ रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी। ठीक है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 जो कि रिट पिटीशन का आर्टिकल होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो रिट पिटीशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 226 में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि हाई कोर्ट अगर अपने डिसीजन को रिव्यू करता है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखे, यानी कि सामने वाले को
उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका दे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह सब देना जरूरी है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा मेघालय स्टील लिमिटेड शिवदेव सिंह का जो केस था और मेघालय स्टील लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला हम लोगों ने मेघालय स्टील्स लिमिटेड, आपको ये नाम याद रखना है। साथ में दीपक कुमार गर्ग जो एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट था वो ओवर रूल हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आपकी सेलेक्टेड केस की किताब में दीपक गर्ग का जो केस होगा उसको क्रॉस कर देना है और साथ में आपके रिवीजन टेस्ट पेपर में भी दीपक कुमार गर्ग के केस को बेस रखते हुए एक आंसर लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन का, उसमें भी आपको आंसर में क्रॉस कर देना है, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट के पास अपना इनहेरेंट पावर होता है अपने जजमेंट को ऑन मेरिट रिव्यू करने का। ऐसा मेघालय स्टील लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जजमेंट दिया। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस की, अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा। अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा ये 2015 का केस है और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा जो है वो 2015 का जजमेंट है और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहां पर 3 केसेस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से केसेस आपको याद रखने हैं? तो एक तो हो गया आपका अल्का सेंट ल्यूसेंट कनाडा। ये बोलोगे कि आप इतने इतने केस क्यों याद करवाते हो, मेन आपको ये याद रखना है, लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है, ठीक है। अगर आपको ये केस तो पक्का से पक्का आपको याद रखना है, उसके अलावा भी आपके जजमेंट को रेफरेंस देने के लिए आगे केस भी आप कुछ याद रख सकते हो। तो एक केस होता है आपका इरेक्शन का, एक केस होता है आपका इरेक्शन लिमिटेड, ऐसा करके इरेक्शन एबी करके आपको एक केस याद रखना है जो कि 2012 का जजमेंट है। और उसके साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का केस याद रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ठीक है। तो ये 2 केस याद रखना है आपको, इरेक्शन एबी, ठीक है, इरेक्शन एबी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा का केस। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं ए फॉर अल्का होता है, ठीक है, और एल फॉर क्या हो सकता है? तो एल फॉर आप रख सकते हो लांबा, ठीक है। तो अलका लांबा कौन है? आम आदमी पार्टी की मेंबर है, ठीक है। तो अलका लांबा ये दिल्ली हाईकोर्ट का वो कहां रहती है? दिल्ली में रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। यहां पर आपको इतना सारे एसोसिएशन मेथड से आपने याद किया अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। एक बार जो अलका मैडम थी, अलका लांबा मैडम कनाडा गई, वहां पे वो ल्यूसेंट नाम के एक आदमी से मिली। किससे मिली? बिजनेसमैन से मिली, उसका नाम था ल्यूसेंट, ठीक है। कनाडा में वो ल्यूसेंट नाम के आदमी से मिली। वहां पर ल्यूसेंट ने उसको बताया कि तुम्हारे इंडिया में काफी जो है टेलीकॉम सेक्टर बूम पे है, इसका मतलब अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो फिर दिल्ली में आप बिजनेस कर सकते हो टेलीकॉम का, हमारे साथ पार्टनरशिप करके। तो अल्का ल्यूसेंट कनाडा ये 2015 का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। इस केस में सवाल क्या था कि कैन कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ द सॉफ्टवेयर embedded in hardware turn amounts to royalty under section 9(1) subsection 6। तो 9 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज नंबर 6 के हिसाब से क्या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है जो कि हार्डवेयर पे इनबिल्ट रहता है, हार्डवेयर पे इम्बेड रहता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रॉयल्टी होगा, उसका जो चार्ज होगा वो रॉयल्टी होगा। और डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया वाले सेक्शन के तहत उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जो भी सॉफ्टवेयर मीडिया पर होता है, किसी भी मीडिया पर होता है, वो गुड्स होता है। ऐसा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मामला था, यानी कि एपेक्स कोर्ट का मामला था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने बोला कि रॉयल्टी जो भी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर पे इम्बेड रहता है वो गुड्स होता है, तो उसको हम लोग उस पर जो भी चार्जेस वगैरह सब होंगे उसको रॉयल्टी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर इरेक्शन ए बी करके आपको केस याद रखना है। हम लोग एक बार पूरी की पूरी कहानी देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है, क्वेश्चन क्यों उठा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इरेक्शन ए डॉट बी की। इरेक्शन ए डॉट बी की बात करते हैं तो हम लोग इस कहानी में एक चीज और जोड़ते हैं एसोसिएशन मेथड में। जो अलका थी उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ल्यूसेंट कनाडा के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इरेक्शन ए बी, मतलब यहां पर उनको पता चला अलका जो थी वो अभिनव बिंद्रा की बहुत बड़ी फैन थी। किसकी फैन थी? अभिनव बिंद्रा की फैन थी, जो कि इरेक्शन में फिलहाल काम कर रहा था। तो अभिनव बिंद्रा फिलहाल
इरेक्शन में काम कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इरेक्शन कंपनी को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सबको सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब इरेक्शन का एबी जो है केस, ये केस कहाँ पर था, ये कंपनी है इरेक्शन कंपनी एबी, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, यानी कि ये कंपनी दिल्ली में थी मान लो, ठीक है। तो ये कंपनी अगर दिल्ली में थी और उसमें कौन काम करता था, अभिनव बिंद्रा काम करता था, तो इरेक्शन एबी। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस केस में फैसला आया, इसका रेफरेंस लेते हुए अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा ने देखा कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो लोडेड होता है अगर हार्डवेयर पे, तो उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व कुछ भी नहीं होता है, बिना हार्डवेयर के वो काम नहीं कर सकता है। और जो भी सॉफ्टवेयर सप्लाई करोगे जीएसएम मोबाइल टेलीफोन को काम करने के लिए, वो जाहिर सी बात है कि हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब उसकी आइसोलेशन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर केवल जीएसएम जो फोन होता है उसको केवल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सपोर्टिव रोल परफॉर्म करता है। मतलब इम्बेड अगर हार्डवेयर पे होगा तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज उसका कोई भी यूज ही नहीं है सॉफ्टवेयर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्का सेंट लूसेंट कनाडा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ही जजमेंट इरेक्शन एबी के केस को रेफर करते हुए और साथ में आपके जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो केस थे उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है हार्डवेयर का, और वो यहाँ पर जीएसएम मोबाइल के केस में, और यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता हार्डवेयर के बिना। और क्योंकि इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब कि इस पर जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है हार्डवेयर पर, जीएसएम मोबाइल फोन पर, कि जीएसएम मोबाइल के हार्डवेयर पर, उसको हम लोग रॉयल्टी नहीं बोल सकते हैं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट के रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, यहां पर इसको सेल्स माना जाएगा। हम लोग अगला केस देखते हैं, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस हम लोग देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान और सोनम कपूर की। और सोनम कपूर की मूवी में आपने देखा था वो क्या थी, वो रानी थी, यानी कि वो क्वीन थी, ठीक है। तो और वो कौन सा एक्टिविटी करती थी, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी करती थी, वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती थी। स्टार्टिंग में मूवी में इसीलिए यही दिखाया था कि बहुत ज़्यादा वो चैरिटी करती थी वो क्वीन। तो जाहिर सी बात है कि क्वींस की एक एजुकेशनल सोसाइटी भी थी, तो उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब जाहिर सी बात है कि सलमान खान की मूवी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। तो अगर कोई भी चैरिटी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको कुछ भी सरप्लस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी चैरिटी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अगर सरप्लस होता है और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उस सरप्लस को मतलब उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मकसद है कि प्रॉफिट को मतलब इंसिडेंटल एक्टिविटीज की तरह यूज करे, इंसिडेंटल खर्चे में यूज करे, इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव के मकसद से खर्च करे, तो उसका जो भी एग्जम्पशन बनता है ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है, वेयर एन इंस्टीट्यूशन इंगेज इन इम्पार्टिंग एजुकेशनल incidentally make profit, would it lead to interference that it cease to exist solely for education purpose? ये अस्तित्व उसका क्या छीना जाएगा? एक्चुअली एक सेक्शन होता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C और उसमें 3AD, ठीक है, 3AD। तो मान लो प्रेम रतन धन पायो ये मूवी थी, क्या बोलते हैं 3D मूवी थी, तो 3AD आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सब क्लॉज यहाँ पर क्या आया 23C और उसके साथ यहाँ पर 3AD आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सवाल क्या उठा, यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1023C में एलिजिबल होती है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, वो गलती से सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ सरप्लस बनाती है, तो इसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो अब प्रॉफिट बनाने का काम करती है, इसीलिए उसको 1023C का एग्जम्पशन नहीं दिया जाए। असेसिंग ऑफिसर ने उसका एग्जम्पशन छीन लिया था, ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है कि बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो आई थी, उसमें सोनम कपूर थी जो कि सोशल वर्क करती थी। उसकी एक एजुकेशनल सोसाइटी थी और उस एजुकेशनल सोसाइटी ने 1023C के सब क्लॉज 3AD में एग्जम्पशन क्लेम किया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने एग्जम्पशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चैरिटेबल जो का अस्तित्व नहीं रखते हैं, चैरिटेबल अस्तित्व नहीं रखते हैं, इसीलिए आपको 1023C में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 1023C के क्लॉज नंबर 3AD में क्या क्राइटेरिया है लिखा हुआ, जिसको आधार बनाकर असेसिंग ऑफिसर ऐसा बोल रहा था। वहां पर लिखा हुआ था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो केवल और केवल सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया हो, उसको प्रॉफिट नहीं बनाना है, मतलब प्रॉफिट के लिए ना बनाया गया हो, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एनुअल टर्नओवर यानी कि मॉनेटरी लिमिट जो होता है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर मतलब शुड नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा वर्ड लिखा गया है कंडीशन में, इसका वायोलेशन हो गया क्योंकि सरप्लस आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोला कि अब आप सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं हो, 23C में आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बहुत जोर की फटकार लगाई असेसिंग ऑफिसर को, बहुत जोर से चिल्लाए सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरप्लस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बदल गया है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही है अभी भी, मतलब इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव में सरप्लस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर किसी साल कोई एक्सपेंडिचर किया और सरप्लस बच गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल दो कि नॉट फॉर प्रॉफिट का अस्तित्व उसका समाप्त हो गया है और उसका एग्जम्पशन को रोक दो, यानी कि यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगा। तो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस आपको याद रखना है। क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये केस आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस की। यहाँ पर हमारे केस का नाम है NDR वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये साउथ इंडियन हीरो है, इसको ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे, इसको जूनियर NTR कहा जाता है, इसका नाम ही है जूनियर NTR। ये फिल्मों में काम करने के अलावा वेयरहाउसिंग बिजनेस भी करते थे, वेयरहाउसिंग बिजनेस भी करते थे। ये क्या करते थे, फिल्मों में काम करने के अलावा वेयरहाउसिंग बिजनेस भी करते थे। यहाँ पर सवाल क्या उठा, यहाँ पर लेटिंग आउट गोडाउन, यानी कि वेयरहाउसिंग बिजनेस में गोडाउन को भी भाड़े पर दिया जाता है। तो उसको असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये आपका PGBP नहीं है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। जो गोडाउन को आपने भाड़े पे लगाया है उससे जो भी किराया आपको मिलता है उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे। जबकि इन्होंने क्या किया था, अपने रिटर्न में उसको बिजनेस इनकम शो किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जाहिर सी बात है साउथ है तो साउथ का मतलब मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को जोरों की फटकार लगाई। जोरों की फटकार लगाते हुए कहा कि भाई साहब एक बात बोलो कि अगर वेयरहाउसिंग बिजनेस का पूरा पैकेज दे रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेयरहाउसिंग बिजनेस में तो आपका गोडाउन को भी भाड़े पे देना इंक्लूड होता है, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज भी होती है। तो सारा इनकम बदले में क्या वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करने के लिए जाए सबके लिए? उन्होंने कंबाइन एक प्री पैकेज की तरह उसने बोल दिया कि आप पूरा इनकम इस तरह से चार्ज आपका हो जाएगा, मतलब पूरा इनकम इतना चार्ज लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनका वो बिजनेस है तो ये बिजनेस इनकम कहलाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी कि वेयरहाउसिंग बिजनेस में गोडाउन को भाड़े पर लगाना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कहलाता है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और वेयरहाउसिंग ऑफ गोडाउन का केस है, और यहाँ पर सॉरी गोडाउन को रेंट पे लगाने का केस है। तो गोडाउन को रेंट पर अगर लगाया जाता है तो जो भी इनकम आता है वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरी कहानी सुना दूं। साउथ मूवी आपने अगर देखा होगा तो इस हीरो को अक्सर आप देखते होंगे, इसको जूनियर NTR के नाम से बुलाया जाता है। अब हम लोग NTR को NTR ना पुकार करके NDR पुकारते हैं, NDR वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनकी कंपनी थी NDR वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो NDR यानी कि NTR को हम लोगों ने किस चीज से
समझा तो एनटीआर को हम लोगों ने एनडीआर यहाँ पर याद रखना है, लिखते वक्त में एनडीआर याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम में इस एनटीआर का शकल याद रखना है। तो साउथ मूवी में ये काम करते हैं, ये बतौर मद्रास में इनका घर है अपना, ठीक है। इनका साइड बिजनेस है वेयर हाउसिंग का, जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना इनका साइड बिजनेस है। और वेयर हाउसिंग बिजनेस करते वक्त में ये गोडाउन को भी भाड़ा पर लगाते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि एनडीआर जी, आप जो गोडाउन भाड़े पर लगाते हैं वो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा, जबकि आपने रिटर्न में बिजनेस इनकम किया है। तो इनको आ गया गुस्सा, अत्ता माजी सटकली, और ये पहुंच गए मद्रास हाईकोर्ट के पास। मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट जाने से पहले कमिश्नर के पास ये केस गया था, ठीक है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर के पास गया था, कमिश्नर अपील के पास गया था ये केस, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल के पास गया था। इन दोनों ने एनटीआर के फेवर में फैसला लिया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला था कि इन लोगों ने इसलिए फेवर किया है क्योंकि ये हीरो है और साउथ में हीरो को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, इसकी वजह से इसके फेवर में फैसला लिया गया है। तो फिर से मामला फिर से गड़बड़ होते चला गया और ये हाईकोर्ट तक आखिर फाइनली पहुंच ही गया। हाईकोर्ट ने बहुत सारी दलीलों को कंसिडर किया, दोनों की दलीलों को, दोनों पक्षों के दलीलों को कंसिडर करते हुए, दोनों पक्षों के दलीलों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली ये जजमेंट दिया। यहाँ पर बोला कि वेयर हाउसिंग में केवल गोडाउन भाड़े पे लगाने का काम नहीं करते हैं, ये ऑक्सिलरी एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं, उसमें एक गोडाउन भाड़े पे लगाना भी इनका एक काम है, यानी कि वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाएगा। ऐसा यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। तो प्लीज आप एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर एनटीआर की मदद से एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड केस याद रखना। अब हम लोग अपने केस की याद करते हैं, अगले केस को याद करते हैं, मातृ प्रसाद सी पांडे। सी पांडे देखते के साथ आपको चुलबुल पांडे याद आता होगा, और चुलबुल पांडे याद आते के साथ आपको दबंग याद आता होगा। जो भी दबंग थी वो पहले यहाँ पर, जैसे ये महेश बाबू है, ठीक है, तो इसने सेम कहानी बनाई थी साउथ में, इसी की कॉपी की गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज को याद रखेंगे? सी पांडे यानी कि चुलबुल पांडे को यहाँ पर याद रखेंगे। और मातृ प्रसाद, तो मातृ प्रसाद चुलबुल पांडे, तो चुलबुल पांडे अपनी माँ का भक्त था, ठीक है। किसका भक्त था इस मूवी में? तो वो अपनी माँ का भक्त था, और कभी भी वो जो अपने घर से निकलता था तो उनके हाथों से प्रसाद खा के निकलता था और भगवान जी को प्रणाम करके निकलता था। तो मातृ प्रसाद सी पांडे करके आपको याद रखना है। ये गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पर गुजराती थे ये चुलबुल पांडे साहब, यहाँ पर गुजरात में रहा करते थे। तो गुजरात हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मातृ प्रसाद के बारे में। अगर आपको याद होगा तो एक मूवी थी इनकी, जिस मूवी में आपने देखा था कि इनकी जो माँ थी, सौतेले पिता थे इनके, विनोद खन्ना से शादी करी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक सौतेला भाई भी था जिसको बहुत मारता है ये, उस मूवी में आपने देखा था, वो दबंग 2 या नहीं दबंग या जो भी मूवी था वो, उस मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके भाई का नाम भी साथ में आपको याद रखना है। उसके भाई का नाम था नितिन। उसके भाई का क्या नाम था? नितिन था, नितिन एस गर्ग। क्योंकि सेकंड मैरिज की थी उसकी मम्मी ने, तो उसके टाइटल गर्ग हो जाते हैं। तो नितिन एस गर्ग करके, नितिन एस गर्ग करके आपको एक केस याद रखना है। ये केस में क्या क्वेश्चन था? ये केस में क्वेश्चन था कि क्या ये जो डीम्ड इनकम वाला सेक्शन होता है, सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1, क्या डीम्ड इनकम जो है वो लगाया जा सकता है अगर बैलेंस शीट में काफी दिनों से ट्रेडिंग लायबिलिटीज पड़ी हुई है? तो मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस यानी कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज जो है वो काफी दिनों से बैंक में पड़ी हुई है। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 41 के 1 के तहत डीम्ड इनकम बोलकर चार्ज करो? असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा ही किया था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन एओ ने ऐसा ही किया था। ये 41 का सबसेक्शन 1 क्या होता है? ये 41 का सबसेक्शन 1 डीम्ड इनकम के बारे में बताता है। मान लो कि अगर किसी की ट्रेडिंग लायबिलिटीज थी और ट्रेडिंग लायबिलिटीज जो है वो वेव कर दी गई या फिर सीज कर दी, ठीक है, बैंक वालों ने ट्रेडिंग लायबिलिटीज को वेव कर दिया या फिर सीज कर दिया, तो जिस प्रीवियस ईयर में सीज किया या वेव किया उस प्रीवियस ईयर में डीम्ड इनकम बोलकर यहां पर टैक्सेबल हो जाता है। और क्योंकि बैलेंस शीट में काफी दिनों से पड़ा हुआ था यहां पर ट्रेडिंग लायबिलिटीज, कई सालों से ना उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा था और न कोई एक्टिविटीज की जा रही थी, एज इट इज पड़ा हुआ था। इसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि जरूर से जरूर सीज कर लिया होगा बैंक वालों ने, उसको डीम्ड इनकम बोलकर
किसी प्रीवियस ईयर में जिसमें उसने ऑर्डर पास किया और चार्ज कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर ने सही किया? तो भाई पांडे जी तो गुस्से वाले हैं, चुलबुल पांडे। वो पहुंच गए गुजरात हाईकोर्ट के पास। तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 बोलता है कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज का जिस प्रीवियस ईयर में रिमिशन होता है या फिर सीज कर लिया जाता है, उस प्रीवियस ईयर में एसएससी को टैक्स लगेगा। और मातृ प्रसाद सी पांडे के केस में बैलेंस शीट में काफी लंबे समय से सन्ड्री क्रेडिट अपीयर कर रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला? असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि यहां पर सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 के तहत इसको डीम्ड इनकम मान लिया जाए और इस पर टैक्स देना पड़ेगा पांडे जी को। तो गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ही 2012 के जजमेंट नितिन एस गर्ग का रेफरेंस लिया। कौन से केस का रेफरेंस लिया? तो नितिन एस गर्ग का रेफरेंस लिया। और उसके रेफरेंस को लेते हुए, तो मैंने यहां पर पहले ही बोला था चुलबुल पांडे का भाई जी का नाम क्या है? तो नितिन एस गर्ग इनका नाम है। तो उसी जजमेंट को रेफरेंस लेते हुए यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि अगर काफी लंबे समय से अगर कोई लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर भाई साहब, इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते हैं कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज का बैंक वालों ने रिमिशन कर दिया है या फिर लायबिलिटी सीज कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर 41 का सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं हो सकता है और आप इस पर अपनी मर्जी से इसको डीम्ड इनकम बोलकर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं।